नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज 5 अगस्त की तारीख है। 5 अगस्त का दिन तो आपको याद होगा ही, नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। 7 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। फिर इसके 1 साल बाद यानी कि 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर ये हुआ तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन पीएम मोदी ने ये करके दिखाया। 5 अगस्त 2020 को ही राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हुआ और आज 5 अगस्त 2026 की तारीख है। संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा है। ये सरकार के सामने चुनौतियां हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट पर हंगामा हो रहा है। पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर गतिरोध जारी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ते के भीतर सख्त एंटी पेपर लीक कानून तो बना दिया, लेकिन संसद के अंदर इस गतिरोध को खत्म नहीं कर पाई। झारखंड में एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। राज्य का जयराम सिंह स्टेडियम झारखंड का जंतर मंतर बन चुका है क्योंकि नौकरियों की चोरी हुई है। तो आइए सबसे पहले बात भी करते हैं उस बड़ी चुनौती की, रांची के जंतर मंतर की, जहां पर इस वक्त छात्र आंदोलनरत हैं, जेएनसी आंदोलनरत है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रांची के स्टेडियम में देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल का 4था दिन है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्र अब विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज एक विशाल कैंडल मार्च निकालने की भी तैयारी है। इस बीच खबर यह भी है कि आज झारखंड सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारियों की कमेटी छात्रों से मुलाकात कर सकती है। अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो के साथियों ने कहा है कि वो किसी मंत्री या कमेटी से बात करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, बल्कि सीधे सीएम हेमंत सोरेन को बात करनी होगी क्योंकि शिक्षा मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। परीक्षा को रद्द करना होगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि नौकरियों में हुई धांधली की जांच सीबीआई से करवाई जाए। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पिछले 12 साल में झारखंड में सरकारी नौकरियों के जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में धांधली हुई है। धरने पर बैठे ज्यादातर छात्रों के हाथ में पोस्टर है। पोस्टर में अभय तिवारी का नाम है। ये शख्स कौन है वो आपको बता दें। अभय तिवारी को एग्जाम में धांधली का किंग पिन माना जा रहा है, मास्टरमाइंड है। और ये जो टीडीपीएल कंपनी जिसका नाम इसमें लगातार सामने आ रहा है, टीडीपीएल वो कंपनी है जिसके पास एंड टू एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का पूरा अधिकार था और सारी की सारी धांधली यहीं पर हुई है। हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो, मेरा एक लाइन है। उसके बाद हम मांग पत्र बहुत सारा है। झारखंड के युवाओं को संतुष्ट करना है, हम बात करेंगे। 3 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं। हम ये देख रहे हैं महतो जी की जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पर तमाम पार्टी के नेता भी पहुँच रहे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध छात्र बैठे हुए हैं जो अपनी मांगे कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर नेता क्यों नहीं आ रहे बातें सुनने के लिए? आना चाहिए, सबका समर्थन से बल मिलता है। हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक लोग आए, जुड़ें, यह छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो, और नहीं तो हमारी मांग को पूरी करें। अभय तिवारी के बारे में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। अभय तिवारी अलग अलग नाम से एक ही वक्त में 2 नौकरियां कर रहा था। मैं ये क्यों बता रही हूं आपको, आप ये समझिए कि आपके हिस्से की नौकरी, आपके हिस्से की कमाई, आपके हिस्से की इज्जत की चोरी कैसे हो रही है। गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई अधिकारी था, यहां पर वो अभय तिवारी के नाम से नौकरी कर रहा था, तो वहीं दूसरी नौकरी उसकी टीडीपीएल कंपनी में थी। टीडीपीएल कंपनी में वो मनोज तिवारी के नाम से काम कर रहा था। उसे मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन दी गई थी। टीडीपीएल कंपनी में नौकरी के दौरान अभय तिवारी ने जो कारनामे किए उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2013 के बाद 13 साल में झारखंड में सरकारी नौकरी के जितने एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम में अभय तिवारी पास हुआ है।
अभय तिवारी ने 13 साल में 12 सरकारी एग्जाम पास किए और ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में उसने टॉप कर लिया। पहली या दूसरी रैंक से कम उसकी आई ही नहीं। अभय तिवारी ने एक ऐसा फॉर्मूला सेट किया कि उसके भाई को, उसकी भाभी को सरकारी नौकरी मिल गई। उसने अपनी साली को भी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दी। कोई बैकडोर से नहीं आया, सबने एग्जाम दिए, एग्जामिनेशन में पास हुए, नियुक्ति का प्रमाण पत्र हासिल किया। अब धरने पर बैठे हुए छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जांच कराए, एक्शन ले, ताकि झारखंड के छात्रों का भविष्य इन जालसाजों के जाल में फंसकर ना रह जाए। और शिबू सोरेन की कल ही पुण्यतिथि थी और इसी मौके पर हेमंत सोरेन पहली बार आंदोलन पर बोले भी। उन्होंने कहा कि मैं सीना चीर कर तो दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी वो साझा करेंगे। जांच रिपोर्ट तक आने तक उन्होंने धैर्य रखने की नसीहत दी है। आप सुनिए हेमंत सोरेन को भी। इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। बेवजह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? राजद तो सोरेन परिवार ने लिया है, तो उन पे छोड़ दीजिए ना, विश्वास कीजिए ना उन पर। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग किसके घर पे दे रहे हैं? भाजपा तो दौड़ा दौड़ा के हम लोग यही काम करेंगे। वो भाजपा की मीडिया यहां आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है। नीट का जो धरना है उससे झारखंड का धरना को कंपेयर किया जा रहा है। मतलब टोटली रविश। ये भाजपा एक्सपर्ट है इसके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट मिला है सब लोगों को कहा गया कि अच्छा एफर्ट दो। उसके बाद भी ठीक है, झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं भाजपा को बता दीजिएगा, आप त्रुटियां पाई गई है, कुछ खामियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। आप बता दीजिए कहां से लाते हैं ये लोग इतना जिगरा? साफ साफ बोल रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, केवल त्रुटियां। अरे 10-10 लाख, 20-20 लाख, 40-40 लाख में नौकरियां बिक रही हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, हेमंत सोरेन ने इरफान अंसारी को इसी के लिए रखा हुआ है। इरफान अंसारी की दूसरी कोई उपयोगिता नहीं है। इनके पिता नेता थे, बड़े नेता थे फुरकान अंसारी। इनको रखा ही इसलिए गया है मंत्री कि ये इस तरह की बातें करेंगे। इन्होंने तो हेमंत सोरेन की अपनी सगी भाभी सीता सोरेन के बारे में जो कहा था वो हम लोग दोहरा नहीं सकते हैं। ऐसी बदतमीजी की बातें इन्होंने कही थी उनके परिवार के सदस्य के बारे में। इसके बावजूद वो रखे गए हैं, मंत्री बनाए जाते हैं ऐसी ही बेसिर पैर की बातें कहने के लिए, ऐसी फालतू की बातें कहने के लिए। दूसरा कोई भी व्यक्ति, सेन इंसान, जो समझदार व्यक्ति है, जो बातें नहीं कर सकता है, वो इरफान अंसारी करना है। उनको इसी के लिए रखा गया है। ये पकड़े गए थे पैसे के साथ। इनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही पकड़वाया था, पैसे के साथ पकड़े गए थे। ये बंगाल से आते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया था, बहुत दिन तक जेल में रहे थे सरकार गिराने की साजिश में। इसके बावजूद मंत्री हैं। अब आप समझिए कि इनकी क्या उपयोगिता है। तो ये इन्हीं कामों के लिए रखे गए हैं, ऐसी बातें कहने के लिए। ये व्यक्ति छात्रों के आंदोलन को अपमानित कर रहा है, वहां जो छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, और सरासर झूठ बोल रहा है। क्या त्रुटियां हुई हैं और आप क्या जांच करा रहे हैं? सीधे ओएमआर सीट पकड़ी जा रही है। जिस कंपनी को आपने परीक्षा कराने का जिम्मा दिया है, उस कंपनी के दफ्तर में ओएमआर सीट पकड़ी गई है। ऐसी ओएमआर सीट सामने आई है जिसमें गलतियां ज्यादा हैं और मार्क्स बहुत ज्यादा गलतियां हैं और आपने पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के ओएमआर सीट में उससे ज्यादा सही जवाब है, आपने उनको चुना नहीं है। एक व्यक्ति 12-13 साल से 2 जगह नौकरी कर रहा है और वो कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड हो गई, उस कंपनी में वो नौकरी कर रहा है, उस कंपनी को आपने ठेका दिया हुआ है। और उसके बाद एक मंत्री आकर के कह रहा है कि ये इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री को अभी इतना समय नहीं मिला, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया रामदास सोरेन के निधन के। और वो उनके निधन के बाद से शिक्षा मंत्रालय ऐसे ही काम चलाऊं उसमें पड़ा हुआ मुख्यमंत्री के पास। नया मंत्री बनाने की फुर्सत नहीं हुई कि आप रामदास सोरेन की जगह नया मंत्री बना दें। उनके बेटे को 2 बार मंत्री, उनके बेटे विधायक हो गए वहां से चुनाव लड़के बाई इलेक्शन में, लेकिन वो वहां से उनको मंत्री बनाने की उनकी जगह दूसरा मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये कुल मिलाकर के आप इसको डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं, छात्रों के आंदोलन को अपमानित करना चाह रहे हैं कि बीजेपी का मीडिया आ रहा है या बीजेपी दौड़ा दौड़ा के, पता नहीं बीजेपी क्या कर रही है। भाई, आप महुआ मांझी खड़ी थी अभी मुख्यमंत्री के पीछे, वो महुआ मांझी जाकर के जंतर मंतर आंदोलन पर बैठती थी, एमपी है वहां से राज्यसभा से, तो ये वो इस आंदोलन को नहीं सपोर्ट कर सकती है ना। वो
वो जाति थी। बीजेपी का तो आदमी दिखा भी नहीं इस आंदोलन में। तो ये बीजेपी का आंदोलन या वो कांग्रेस का आंदोलन ये बनाने की जरूरत नहीं है, छात्रों का आंदोलन है। एक छात्र जो है, जो लगातार परीक्षा दे रहा है, थका हुआ है, वो छात्र भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। आप उसके प्रति सहानुभूति दिखाने, संवेदनशीलता दिखाने के बजाय आप इस तरह से इतनी क्रूरता के साथ आप ये कह रहे हैं कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है या ये छात्र गलत कर रहे हैं। ये क्यों बैठे हैं यहाँ? सोरेन परिवार ने झारखंड हासिल किया, तो सोरेन परिवार ने झारखंड हासिल किया तो ये उनका फिफ्डम हो गया, उनकी बपौती हो गई कि हम जैसे चाहेंगे वैसे हम हासिल किए हुए हैं। छात्र मांग बड़ी जायफ उठा रहे हैं। चंद्रचूड़ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तो प्रोफेसर हैं, बच्चे जब तैयारी करते हैं अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं। भाई जो यूपी वाला है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो झारखंड वाला है वो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो एक एम लेकर चल रहा है, लेकिन यहाँ तो नौकरियां ही बिक जा रही हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, जिस देश में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं का है और जिसको सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कहते थे वो प्राप्त करना था, उस देश में, और ये आज की बात नहीं है, वर्षों से ये हो रहा है और कहीं न कहीं ये बिल्कुल स्पष्टता साबित करता है कि वी हैव फेल्ड आवर ओन यंगर पीपल। और इसमें है कि ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी और वो पार्टी को बड़ छोट कहत अपराधु किसके बारे में कहा जाए। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत सिर्फ परीक्षा के पेपर लीक से नहीं है। हम जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो हम विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमारी स्कूली शिक्षा या हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का जिस प्रकार से संचालन होता है, उसमें पेडागॉजी कैसा है, उस पर क्या पढ़ाई है और उस पढ़ाई से फिर उसके करियर का क्या संबंध है, मुझे लगता है ये एक पूरा एक सम्यक विषय है। आप पेपर लीक को देख रहे हैं और पेपर लीक गलत है, चाहे कहीं भी हो और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए। इस मामले में तो पेपर लीक नहीं है, ये बात इरफान अंसारी ठीक कह रहे थे। मामला पेपर लीक का ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर लिया कि 20 लाख में किसको वो नौकरी उन्हें दिलवानी है, तो उसके OMR शीट पे आपने अपने हिसाब से, मतलब कम गोला भरो ज्यादा नंबर पाओ वाली योजना चल रही थी झारखंड में। मामला भ्रष्टाचार का है और पेपर लीक हो या इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो, सब भ्रष्टाचार से, और इससे एक निराशावादी जो एक माहौल होता है खास करके युवाओं में, वो बिल्कुल स्पष्टता सामने आ जाता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं, कई ऐसे राज्य हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूं, फिनलैंड का उदाहरण दे सकता हूं, जहां सभी राजनीतिक दलों ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने, अध्यापकों ने, अभिभावकों ने मिलकर एक सहमति बनाई और उस सहमति के आधार पर हुआ कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो वो मुझे लगता है कि समय आ गया, अगर हम 21वीं सदी के भारत और विकसित भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले सबों को मिलकर ये कहना होगा कि ये गलत है और पूरे व्यवस्था में, मैं तो कह रहा हूं कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। बिना उसके हम, अगर सिर्फ कैंसर एक पार्ट में होता तो बात है, ये पूरे शरीर में कैंसरस है और ये पूरे शरीर का अगर कैंसर है तो मुझे लगता है कि उसको उस रूप में देखना होगा, एक सम्यक रूप में देखना होगा। झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वहां से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी गायब है। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी भी नहीं गए, अखिलेश यादव भी नहीं गए, अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर संसद चलने आज तक नहीं दी जा रही। गृह मंत्री से संसद में आकर बयान देने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद में चर्चा पर अड़ा है। इन सबके बीच संसद में आज जोरदार हंगामे के आसार इसलिए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं। 2019 में 5 अगस्त के ही दिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करके 2 केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया था। आज जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर संसद में इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट होगा, यानी कि कुल मिलाकर आज भी संसद में जोरदार हंगामे होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन करना शुरू भी कर दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। नीट प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रही है। उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स को यदि आप देखेंगे तो उनका कहना यह है कि आर्टिकल 370-35 से हटा, लेकिन अब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, सवाल ये है।
अब सवाल यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी अजीत जी अपनी हियरिंग में ये कह चुका है कि जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन उस जल्द से जल्द की समय सीमा क्या है, इस बात को ध्यान में रखते मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि हम जानते हैं कि पीओजेके में क्या हो रहा है। देखिए, ये उस बात से अभी जो शुरू हुआ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, वो चुनाव का मामला है, महंगाई, अर्थव्यवस्था का मामला है, वो शुरू हुआ। लेकिन भारत सरकार का दावा है कि अब जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, नॉर्मलसी लगभग बहाल हो गई है और ये ठीक भी है 90% से ज़्यादा। अभी हम आंकड़ा देख रहे थे, अभी 2-1 घटनाएं जो हुई हैं, प्रवासी मजदूरों की हत्या या एक हेड कांस्टेबल की हत्या को छोड़ दें तो मोटे तौर पर शांति है वहाँ। इस साल का पहला आतंकवादी हमला था, सोचिए 7वें-8वें महीने में आकर के पहला आतंकवादी हमला वहाँ हुआ जम्मू कश्मीर में। तो ये सरकार का दावा काफ़ी हद तक सही है कि सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। तो सामान्य स्थिति बहाल होने की ही तो शर्त रखी गई थी, बल्कि पहले ये शर्त थी कि चुनाव हो जाए, राजनीतिक प्रक्रिया चले। उस समय भी जो लोग वहाँ की पार्टियां हैं, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनका कहना था कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करके चुनाव कराइए। उस समय कहा गया कि नहीं, पहले चुनाव होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी होती है, सरकार का गठन होगा, फिर नए राज्य के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। तो अगर सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, चुनाव हो गई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हुई और बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की, बड़ी संख्या में, मतलब खूब अच्छा मतदान हुआ वहां के स्तर के हिसाब से, उसके बाद जब सामान्य स्थिति बहाल हो गई है तो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। ये सिर्फ कहना कि समय जब जल्दी से जल्दी होगा या स्थितियां सामान्य होगी तब हम करेंगे, इसकी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई टाइमलाइन आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल में हम करेंगे। शुरू में 1-2 साल चलिए वो स्थितियां ठीक नहीं थी या सिक्योरिटी फोर्सेज को समय लगा सामान्य स्थिति बहाल करने में, आतंकवादियों का नेटवर्क खोज करके, स्लीपर सेल्स को खोज करके समाप्त करना, बॉर्डर पर से सिक्योरिटी मजबूत कर, वो सब कर लिया गया है। अब ये एक वहां के लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये जरूरी है कि इस मांग को पूरा किया जाए या सरकार की तरफ से एक टाइमलाइन दे दिया जाए कि भाई अभी ये स्थितियां अभी भी कुछ हमको लगता है कि ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद इस समय हम कर देंगे। देखिए 20 जुलाई को ही आंदोलन करना था, 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला ने भी संसद मार्च की तैयारी की थी, लेकिन छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, दब गया। तो ये अब 7 साल है, एक रिचुअल होगा कि आज सब लोग उठाएंगे, लेकिन वैसे उनका पैम्पलेट और उनका प्लेकार्ड कोई देख नहीं पाया। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे लेकर वो अटैकिंग मोड में है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। संसद में जहां समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सदन नहीं चलने दे रहे हैं। विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे की वजह से सीएम योगी ने अपना भाषण पूरा नहीं किया। सदन स्थगित होने के बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आजकल भगवा का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो सनातन के जन्मजात विरोधी हैं। इन्हें प्रभु राम के प्रति कोई आस्था नहीं है, ना चढ़ावा चोरी से कोई मतलब है, ये बस सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। अब योगी आदित्यनाथ ने तो सदन से बाहर आकर बयान दिया, लेकिन अंदर ही सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायकों का नाम लेकर जब निशाना साधा तो उस पर पलटवार असदुद्दीन ओवैसी ने किया, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। अगर उन्होंने चंदा दिया तो रसीद दिखाएं, ये कहा सतीश महाना ने। और उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वो जरा पोस्ट दर्शकों के सामने रखे, उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कहें कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, अगर उन्होंने चंदा दिया तो वो रसीद दिखाएं,
अब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ या नहीं चोरी हुआ, तो ये सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है बल्कि विधानसभा की गरिमा का है। चंद्रचूड़ जी, देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं ओवैसी की बात का समर्थन तो नहीं करता, पर यह सच है कि विधानसभा में एक राजनीतिक प्रश्न उठाए जाते हैं और विधानसभा में उत्तरदायित्व स्थापित करना होता है, और वो उत्तरदायित्व समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो व्यवस्था चल रही है उस संबंध में सर ये तो मॉरल का कंडक्ट हो गया, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मसला समाजवादी पार्टी कितना भुना पाएगी? मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी खूब कोशिश करनी चाहिए उनको भुनाने की, और वो कर भी रहे होंगे, पर सदन का चलना और सदन को रोक देना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अनैतिकता का कार्य यही होगा। देखिए राम मंदिर में जो भी हुआ, और हम सब जानते हैं कि अगर चंदा चोरी हुई तो वो गलत हुआ, और उसके लिए वो व्यवस्था का प्रश्न है। आस्था को व्यवस्था से जोड़कर जिस प्रकार से ये पूरे देश में किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जनता इस चीज को समझ रही है। जो भी वहां मंदिर में व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था पर कार्रवाई की जा रही है, जो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से कोई पीछे नहीं हट रहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सदन को इस प्रकार से घेर लें। सदन होता किस लिए, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो, सदन होता है ताकि वहां पर विमर्श हो, जहां वहां पर उत्तर हो, प्रत्युत्तर हो, और उस उत्तर और प्रत्युत्तर से जनता में छवि बनाई जाती है। लेकिन अगर आप सदन ही नहीं चलने देंगे, जिसका सदस्य का काम हाउस के अंदर है, अगर आप हाउस के बाहर और हाउस के अंदर भी अगर आप जब जाते हैं, जैसे वहां आपने देखा उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से रूल 59 के तहत वो एक मार्शल के द्वारा किसी एक सदस्य को बाहर भी किया गया, उसके बाद फिर हंगामा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब सब जुडिस मैटर को आप सदन में उठाएंगे, आप सदन के बाहर बैठकर अगर आप घेराबंदी करेंगे, तो ये लोकतांत्रिक विमर्श और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इससे जनता का फायदा नहीं होता। अगर लोग ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स का एक पार्ट होता है, पर खाली ऑप्टिक्स हो और खाली उस पर कोई रचनात्मकता ना हो, तो मुझे लगता है ये गलत है। चाहे वो, और ओवैसी को तो बस वो हाथ सेकने की आदत है, और वो हाथ सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा ले आएंगे, क्योंकि उनको अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान का एक ध्रुवीकरण करके कुछ सीटों पर अपने आप को मजबूत करना है। मुझे लगता है ओवैसी की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है।